जो हमने बोला आपको वो क्या होता है, वो भी प्रेसिडेंट चूज करता है, बट उनके साथ वो सुप्रीम कोर्ट के जज को भी कंसीडर करता है और हाई कोर्ट के जज को भी कंसीडर करता है, ठीक है ना, हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है ना, इन सबको कंसीडर करने के बाद इसको चूज करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। द अदर जज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन with the chief justice and other judges of the supreme court and high court as deemed necessary। जो अलग जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं वो कैसे इंक्लूड होते हैं, वो हमारा जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट चूज करता है ना सभी जजेस को, बट किसके साथ कंसीडर करके, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कंसीडर करके, उसके बाद वो जजेस हमारे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, चाहे वो हाई कोर्ट के जज हो, ठीक है ना। हाई कोर्ट के जज भी कैसे आएंगे, जब उनको हमारा प्रेसिडेंट चूज करेगा विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है सर। द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस इज ऑब्लिगेटरी इन द केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज अदर देन द चीफ जस्टिस, ठीक है ना। ये जो चीफ जस्टिस की इसके साथ कंसल्टेशन है ना प्रेसिडेंट के साथ, ये ऑब्लिगेटरी है, इसके पास ऑब्लिगेशन होती है प्रेसिडेंट के पास, ये कंसीडरेशन में लेना ही पड़ेगा जो ये नाम बताएगा, ठीक है। इन 2015 द नेशनल जुडिशियल, ठीक है, एक मिनट इसको हम यहाँ लिखता है कि 2015 में क्या हुआ, हमारे पास एक नया इंस्टीट्यूशन बना, जैसे हमारे पास आपने देखा होगा देयर इज अ इंस्टीट्यूशन व्हिच इज कॉल्ड एज यूपीएससी, ठीक है ना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट ऑल द बिग सर्विसेज, ए ग्रेड सर्विसेज विल बी डन थ्रू और विल बी the people of these services, the public services will be selected through यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, देयर इज अ कमीशन, ठीक है ना, जो अपॉइंटमेंट देखता है, ठीक है ना, तो उनकी ट्रेनिंग सब कुछ, उनका सब कुछ देखता है ना। तो ऐसे यहाँ पर हमने 2015 में एक चीज लेके आए थे, दैट इज नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है ना सर। हम 2015 में एक ऐसा ही कमीशन लेके आए थे जैसा हमारे पास और कमीशन होते हैं, ताकि हम जज कैसे चूज कर सकेंगे, तो उसके लिए हम क्या लेके आए थे 2015 में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है सर। हेंस द सुप्रीम कोर्ट और द कोलिजियम सिस्टम स्टिल होल्ड्स द ग्राउंड मेंशन अबव, ठीक है ना। कोलिजन होता है सर जब हमारे जज होते हैं, ये जो जज होता है, कोलिजन होता है कि जज और उसके साथ जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है प्लस जो अदर सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो किसी भी केस को अपॉइंटमेंट करने के लिए वो होता है, वो चूज करते हैं, कोई भी जज चूज करते हैं, तो चीफ जस्टिस होता है, उसके साथ जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, 2-3 वो होते हैं, उसको बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है ना। बट यहाँ पर ये आया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम, ठीक है ना, बट फिर क्या हो गया, ये फेल हो गया इंडिया में, ठीक है ना। नाउ अ क्वालिफिकेशन फॉर सुप्रीम कोर्ट जज, जो क्वालिफिकेशन होगी एक जज की वो क्या होगी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशंस क्या क्या होगी, ठीक है सर, वो भी देखते हैं क्या क्या होती है। क्वालिफिकेशन क्या क्या होगी, दैट ही मस्ट बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शुड बी फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। पहला, he should be सिटीजन ऑफ इंडिया, पहली बात तो ये इंडिया का सिटीजन होना चाहिए वो, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है ना। अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। ही शुड हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है या तो उसको हाई कोर्ट का जज होना चाहिए पहले, ठीक है ना, किसी भी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए पहले से ही, या फिर एक और इसमें कंडीशन होती है, या फिर he should be advocate for or he should have been an advocate of high court or high court in session for 10 years। अगर वो जज नहीं है तो हाई कोर्ट का वो क्या होना चाहिए, एडवोकेट होना चाहिए, एडवोकेट, ठीक है ना, फॉर 10 years, वो 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, केस लड़ रहा हो पहले से ही, ठीक है ना, तब वो अपना फॉर्म भर सकता है जज फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है सर। एक और कंडीशन होती है, he must be distinguished jurist in the opinion of president, अगर वो प्रेसिडेंट की नजरों में, ठीक है ना, प्रेसिडेंट की नजरों में एमिनेंट जूरिस्ट है, अच्छा जूरिस्ट है, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, एमिनेंट जूरिस्ट, ठीक है ना। अगर वो एमिनेंट जूरिस्ट है किसकी, प्रेसिडेंट की नजरों में, तब भी वो अपॉइंट हो सकता है। तो ये तीन चीजें उसको चाहिए, या तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, ठीक है ना, उसको कम से कम 5 साल वो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका हो, या फिर दूसरा 10 साल वो एडवोकेट रह चुका हो हाई कोर्ट में, ठीक है ना, हाई कोर्ट का जज हो 10 साल, 5 साल के लिए, 5 years, एडवोकेट हो 10 साल के लिए, प्रेसिडेंट उसको मानता हो एमिनेंट जूरिस्ट कि हाँ ये अच्छा जज है, सो ही कैन बी अपॉइंटेड एज
सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है ना। ओथ एंड अफर्मेशन टू द जज एंड द सीजीआई इज एडमिनिस्ट्रेड बाय, जो मैंने बोला था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। प्रेसिडेंट इसको ओथ एंड अफर्मेशन दिलाएगा, जो ओथ लेता है, अफर्मेशन लेता है, वो कौन दिलाएगा? प्रेसिडेंट दिलाएगा इसको, ठीक है सर। फिर दूसरी बात एक और कि जो हमारा जो जजेस होते हैं, जो जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो नॉर्मल जज होते हैं, ठीक है, उनकी भी ओथ एंड अफर्मेशन कौन कराता है? प्रेसिडेंट कराता है, ठीक है। यहां तक याद रहेगा। एंड और एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम फॉर दिस पर्पस, कोई भी इस पर्पस के लिए, जुडिशरी के पर्पस पर कोई भी प्रेसिडेंट के द्वारा असाइन किया जाता है जुडिशरी के लिए, तो उन सब की ओथ एंड अफर्मेशन कौन कराएगा? प्रेसिडेंट, ठीक है सर। ओथ एंड अफर्मेशन, ओथ एंड अफर्मेशन याद रहेगा? बोलिए सर, यहां तक समझ आया? ऑनलाइन नहीं है क्या कोई? अरे 4 लोग तो है, सुनील, कोटी एंड ओनर है, तो समझ आया सर यहां तक? बोलिए, फिर हम आगे चलेंगे। यस सर, ठीक है, आगे चलते हैं फिर। अब देखते हैं टेन्योर, कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है उसका टेन्योर कितना होता है, मतलब उसका जो सर्विस कंडीशन होती है, उसका समय कितना होता है सर्विस करने का, वो सब चीजें देखते हैं, ठीक है सर। तो अब देखेंगे हम टेन्योर, टेन्योर, ठीक है, किसका टेन्योर देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट के जजों को, ठीक है ना सर। तो ही शुड बी होल्ड ऑफिस अंटिल ही अटेन, एक सुप्रीम कोर्ट का जज कब तक अपना जज होल्ड कर सकता है ऑफिस? अंटिल he attain the age of 65 years, जब तक उसकी 65 साल तक की उम्र नहीं होगी, he can hold the office, ठीक है ना। he hold the office until he attain the age of 65 years, ठीक है ना। वो तब तक अपने ऑफिस को होल्ड कर सकता है, ठीक है, जब तक उसकी 65 साल उम्र नहीं होगी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज। नेक्स्ट, दूसरा, अगर उसको रिजाइन करना होगा, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर रिजाइन करना होगा तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देना पड़ेगा? दैट हैज टू बी गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको फिर अपना लेटर किसको देना है? प्रेसिडेंट को देना, ठीक है सर। उसको अपना लेटर किसको देना है? प्रेसिडेंट को। ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट, देखो अगर कोई जज है यहाँ पर, ठीक है ना, उसको हमको क्या कराना है? रिमूव कराना है उसकी पोस्ट से, तो ये ऐसे नहीं रिमूव हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा? पार्लियामेंट में इसके लिए बिल आएगा, रेजोल्यूशन आएगा, जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है ना, पार्लियामेंट में इसके लिए रेजोल्यूशन आएगा, उस रेजोल्यूशन को साइन कौन करेगा? प्रेसिडेंट साइन करेगा, ठीक है ना, प्रेसिडेंट साइन करेगा, एंड दैट्स हाउ ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है ना, जज। सो ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट की रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होती है किसी भी एक जज को रिमूव करने के लिए, याद है? बताओ सर, याद है? क्लियर है? आगे चले। रिमूवल ऑफ अ जज, जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के ऑर्डर पर ही रिमूव हो सकता है कोई भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा, however he can do so only after an address by parliament has been presented to him in the same session for such removal, उसी सेशन में, अगर पार्लियामेंट का सेशन है उसी सेशन में इसके सामने, जो जज है हमारा, इसके सामने वो बातचीत होनी चाहिए कि किस ग्राउंड पर हम आपको आपकी जॉब से निकाल रहे हैं, किस ग्राउंड पर हम आपको रिमूव कर रहे हैं आपके ऑफिस से, ठीक है ना। एंड दैट शुड बी पासेस बाय, जब अगर हमको इस जज को हटाना है तो प्रेसिडेंट, जो ये पार्लियामेंट से हमको अप्रूवल चाहिएगा, वो कैसे चाहिएगा? विद मेजोरिटी, मेजोरिटी में वहां पर वोट होनी चाहिए कि सभी लोग जो मेंबर प्रेजेंट वोट करेंगे वो कैसी होनी चाहिए? मेजोरिटी, ठीक है ना, 2/3 मेजोरिटी, मतलब नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि 2/3 लोग वहां पर आए और वोट करके जाए अपना, तभी एक जज रिमूव हो सकता है, कहां से? सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट से, ठीक है सर। और दूसरा ग्राउंड क्या है? इफ ही प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर हमको लगता है कि ये मिसबिहेव, इसका मिसबिहेवियर है, मिसबिहेव एंड
प्रूव्ड, प्रूव्ड मतलब वो पहले प्रूव हो चुका है। इनकैपेसिटी, इनकैपेसिटी मतलब ही कैन नॉट फिट इनटू द पोस्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट जज। अगर वो सुप्रीम कोर्ट की पोस्ट पर प्रूव्ड हो जाता है इनकैपेसिटी, मतलब उसमें कैपेसिटी नहीं है, उसकी कम कैपेसिटी है, ही कैन नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज जज, ठीक है ना, सो ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस। ठीक है सर, यहां तक बताओ, समझ में आया? नाउ द रिमूवल प्रोसेस ऑफ बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सेम। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज होते हैं वो दोनों सेम तरीके से रिमूव होते हैं, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे चाहे वो हाई कोर्ट का जज हो, ठीक है ना, दोनों ही केस में जो जज होगा वो एक ही इसी स्टाइल से रिमूव होगा, ठीक है ना, सेम प्रोसेस से रिमूव होते हैं, सेम प्रोसेस, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, मेजोरिटी से ही हमको पास करना पड़ेगा, सो दैट्स हाउ वी कैन रिमूव, ठीक है ना, फ्रॉम द ऑफिस। ओके, आगे चले, आगे चलते हैं, ठीक है सर। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ कुछ पावर होती है सर, ठीक है ना, देयर आर सम jurisdiction एंड द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू ओरिजिनल jurisdiction, ठीक है सर। अलग अलग हम हमारे पास वो होता है, अलग अलग चीजें, तो हम उनको अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, ठीक है सर। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है, कुछ कुछ jurisdiction होती है, ठीक है ना, जहां पर उसकी पावर्स बहुत ज्यादा होती है, jurisdiction एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, इसकी कुछ कुछ पावर होती है, कुछ कुछ ज्यूरिसडिक्शन होती है जो इसके पास क्लासिफाइड होती है इनटू ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। जैसे एक तो इसके पास क्या होती है, एक ओरिजिनल, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना, एक ज्यूरिसडिक्शन का नाम होता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, एक्सप्लेन करूंगा अभी थोड़ी देर में ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। दूसरा होता है सर रिट ज्यूरिसडिक्शन, रिट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। एक और होता है एपिलिएट, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना, ज्यूरिसडिक्शन। फिर एक होता है एडवाइजरी, एडवाइजरी, ठीक है ना सर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एक एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन होता है। अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड सो ऑन, इसकी पावर एक और होती है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारा वो क्या होता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसमें ही सारे रिकॉर्ड रखे जाते हैं, उन कोर्ट के रिकॉर्ड को रेफरेंस से हम नए केसेस में भी बदलाव कर सकते हैं, नई जजमेंट दे सकते हैं, उन जजमेंट के सारे नया केस निपटा सकते हैं, ठीक है ना, कि उस केस में ऐसा ऐसा बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम भी इस चीज को मानते हुए अपनी कोर्ट में लीगैलिटी कर लेते हैं, ठीक है, इसीलिए हम बोलते हैं दैट इट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है ना, इसमें रिकॉर्ड होता है सब। अब ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, व्हेन द केस इज इन्वॉल्वड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट और टू और मोर स्टेट, ठीक है, और सेंटर और टू और मोर स्टेट बीइंग एंटी द फर्स्ट सच इंस्टेंस कम इनटू, देखो सर मैं वैसे बता देता हूँ ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहां पर काम आती है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन तब काम आती है जब हमारा यूनियन जो होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है ना, उसकी किसी स्टेट के साथ कोई लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, एक स्टेट के साथ लड़ाई हो जाए, या फिर स्टेट और स्टेट की कोई लड़ाई हो जाए, किसी एक स्टेट में दूसरे स्टेट के साथ लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, दोनों साइड बने हैं, इधर भी लड़ाई है, इधर भी लड़ाई है, इधर भी लड़ाई है, ठीक है ना, या फिर सेंटर जो हम यूनियन बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है ना, सेंटर के साथ हमारी लड़ाई हो जाए किसी स्टेट की, या सेंटर की किसी के स्टेट के साथ लड़ाई हो जाए, ठीक है ना, उस केस में क्या होता है, अगर ये सभी लोग, ठीक है ना, एंटी है एक दूसरे के चक्कर में, तो यहाँ पर क्या करता है सुप्रीम कोर्ट अपना ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन दिखाता है कि दैट आई एम योर फादर, ठीक है ना, यहाँ पर मेरा काम है। जो इसका सबसे पहला ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन जब लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, उसका सबसे पहला केस कब का है, वेस्ट बंगाल का, ठीक है ना, 1961 में इसने वेस्ट बंगाल के साथ, ठीक है ना, जब वेस्ट बंगाल का यूनियन, यूनियन मतलब सेंटर के साथ पंगा चल रहा था, तब ये लगाया था, ठीक है ना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है सर, समझ आया, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। बोलो सर, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। नो सर,
यस सर। क्या समझ नहीं आया सर इसमें? देखो हमारे पास इधर आओ, हम दोबारा देखो सुनो। यूनियन और सेंटर का क्या काम होता है, दैट दे फॉर्म सम लॉज, ठीक है ना, कुछ लॉ बनाते हैं ना हमारे लिए, बिल लेके आते हैं, लॉ बनाते हैं। तो स्टेट भी ऐसे काम करता है, हमारे लिए लॉ बनाता है, बिल लेके आता है, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है, स्टेट और स्टेट के बीच में भी लड़ाई हो जाती है ना, स्टेट और स्टेट के बीच में कोई लड़ाई हो जाती है, या सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो जाती है, ठीक है ना। तो उसको रिजोल्व करने के लिए, उसको रिजोल्व करने के लिए हमारे पास भाई सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई हो रही है, कौन रिजोल्व करवाएगा उसको? एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, एक स्टेट गवर्नमेंट है, उनके बीच में लड़ाई हो रही है, उनको कौन सोल्व करवाएगा? दैट इज द ड्यूटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट, दैट हैज बीन रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, दैट थ्रू ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन दे हैव द पावर टू डील विद क्या, सेंटर स्टेट डिस्प्यूट, ठीक है ना, डिस्प्यूट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वन और मोर स्टेट, और बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ठीक है ना, ऑन वन साइड, कोई भी एक साइड में, उसको क्या बोलते हैं हम? जुरिस्डिक्शन ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट हैज नो, एक और बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता भी नहीं है, जैसे इंटर वोटर स्टेट, इंटर वोटर स्टेट मतलब कि जैसे मान के चलो इंटर वोटर कोई भी पानी के लिए लेकर हम इशू है, जैसे कोई एक रिवर है जिसपे यूनियन अपना एक पॉइंट बोल रहा है, स्टेट अपना पॉइंट बोल रहा है, ठीक है ना, तो उसमें उन सब चीजों में केस काम नहीं करते हैं, ठीक है, बस इतना याद रखना। तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की होता है, इसी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के साथ तहत वो बहुत सारे काम भी करवाती है दुनिया से, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? रिट जुरिस्डिक्शन, रिट जुरिस्डिक्शन में क्या होता है कि कई बार जब हमारे लोग, कई बार जब हमारे साथ क्या होता है सर कि हमारे जो फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनका हनन होता है, ठीक है ना, पढ़ा होगा आपने, जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो क्या होते हैं, कई बार दब जाते हैं बीच बीच में, ठीक है ना, तो उनको उठाने के लिए हमारे पास कौन सा होता है? रिट जुरिस्डिक्शन। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट होती है वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग रिट्स देती है, ठीक है ना, अलग अलग रिट देती है, ठीक है ना, अलग अलग ऑफिस पर, ये याद रखना, अलग अलग ऑफिस पर अलग अलग रिट देती है कौन? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, उनका अलग अलग नाम होता है, जैसे मैंने उस दिन पहली बार बताया था, इशू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूट द सुप्रीम कोर्ट एज अ गारंटर एंड द डिफेंडर ऑफ योर फंडामेंटल राइट, वो आपके फंडामेंटल राइट को क्या करती है? बचाने का ट्राई करती है, कौन? सुप्रीम कोर्ट, हमेशा। अगर ये कोई भी लॉ ऐसा बनाएंगे जिससे आपका फंडामेंटल राइट हार्म हो रहा है, ठीक है ना, तो कौन बचाएगा आपको? सुप्रीम कोर्ट, बिकॉज उसके पास क्या है? उसके पास रिट्स वाली जुरिस्डिक्शन है, उसके पास पावर है, ठीक है ना, दैट ही कैन इशू द रिट किसी के भी सामने, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफिस हो, प्राइवेट ऑफिस हो, ठीक है ना, उसकी अलग अलग पावर्स है उसमें, जिसमें रिट्स में मैंने आपको बताया था ना, एबेस कॉर्पस, मैनेमेंडस, ठीक है ना, वो सारी रिट्स अलग अलग है, क्वा वारंटो, प्रोहिबिशन, ठीक है, सेरिटोरियो, एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑन एन एग्रीव्ड पर्सन। द डिफरेंस बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट रिट jurisdiction is that the Supreme Court issue writ in the case involving only in the fundamental right, and high court can issue the writ otherwise as well, ठीक है ना। अब देखो ये क्या बोल रहे हैं कि हमारा रिट जुरिस्डिक्शन होता है, इसमें बहुत सारी रिट होती है, ठीक है ना, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर दो की कौन कौन सी रिट्स होती है। इशू द रिट इंक्लूडिंग हैबेस कॉर्पस, ठीक है ना, हैबेस कॉर्पस एक पहली रिट, ठीक है ना। दूसरी एक रिट होती है दैट इज मैनेमेंडस, मैनेमेंडस। तीसरी एक रिट होती है प्रोहिबिशन, ठीक है, तीसरी और फोर्थ दैट इज क्वा वारंटो, ठीक है, देन सेरिटोरियो और सेरिटोरियो, ठीक है। ये सारी सारी की सारी क्या है? रिट्स है हमारी फंडामेंटल राइट्स का जब भी हनन होता है किसी भी एक ऑफिस के द्वारा, तो हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी हमारे पास रिट्स होती है और सुप्रीम कोर्ट इनको लागू करता है, ठीक है ना, अलग अलग रिट्स को अलग अलग समय पे इशू करता है फंडामेंटल, ठीक है ना, जब आपका फंडामेंटल राइट हनन होता है, ठीक है सर, समझ आया? a legal machine that allow a higher court, ठीक है, to review a lower court decision, a petition, ठीक, देखो जो हैबेस कॉर्पस ये है, जो सेरिटोरियो ना, सबसे पहले यहाँ से देखते हैं,
तो सेरिटोरियो है, ये क्या करती है, ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, बड़ी कोर्ट होती है, अपर कोर्ट जो होती है, ये लोअर कोर्ट को बोलती है, हाई कोर्ट को, कि इस केस में ऐसा करके देखो, ऐसा करके देखो और रिव्यू करो इसको, लीगल मशीन्स को, ठीक है ना, या ऐसा करो, उसको बोलते हैं हम सेरिटोरियो, ठीक है ना। मैनेमेंटस में क्या होता है, आर इशू a writ issued by the court to compel an authority to resume its work। कौन सी, मैनेमेंटस में ये क्या बोलती है, किसी एक अथॉरिटी को बोलती है, पब्लिक ऑफिस को, कि अपना काम दोबारा से चालू करो, ठीक है ना, नहीं तो ऐसा होगा। ओके, ये पब्लिक ऑफिस को भी देती है, सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस को। क्वा वारंटो में क्या होता है, a writ that applies in the case of public office that is established by law or constitution। कौन सी में बोला हमने, क्वा वारंटो में। क्वा वारंटो में सर ऐसा होता है कि जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, जैसे बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस होंगे हमारे, ठीक है ना, जैसे सीवीसी, ठीक है, सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, ऐसे ऑफिस जो होंगे, ये इनको रिट देता है क्वा वारंटो में, कि आपको अपना ऑफिस होल्ड करना है अच्छे से, ठीक है ना। दैट रिट कैन बी इशूड इफ द हाई कोर्ट फाइंड्स, अगर हाई कोर्ट फाइंड करता है क्या, दैट अ पर्सन होल्ड ऑफिस बट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू बी होल्ड द ऑफिस, ठीक है ना, अगर कोई एक आदमी, ऐसा व्यक्ति ऑफिस को होल्ड कर रहा है जो इनकैपेसिटी है, ठीक है ना, उसके प्रति भी ये रिट जारी होती है क्वा वारंटो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है सर। अब एक होती है मैनेमेंटस, ठीक है ना, अलग अलग रिट अलग अलग तरीके से की होती है। हैबेस कॉर्पस क्या होता है सर, हैबेस कॉर्पस में अ रिट दैट कैन बी इन्वोक्ड अगेंस्ट द स्टेट और एनी इंडिविजुअल हु इज होल्डिंग एनी पर्सन इज अनलॉफुल एंड कस्टडी। अगर आपको मान के चलो, अगर आपका फंडामेंटल राइट, आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, ठीक है ना, कहीं पर भी आपका फंडामेंटल राइट हनन हो रहा है, और आपके साथ क्या हो रहा है कि जो आपका पब्लिक ऑफिस है, ठीक है ना, पब्लिक ऑफिस मतलब आपका गवर्नमेंट ऑफिस है, और आपने क्या किया, एक आदमी को, एक ए पर्सन को डिटेन कर लिया, डिटेन, ठीक है ना, डिटेन कर लिया और कस्टडी में ले आया उसको जबरदस्ती, उसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट आपके ऊपर कौन सा रिट लगा सकता है, हैबेस कॉर्पस, ठीक है ना। तो ये हमेशा आपके फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए बहुत सारी रिट्स लगाता है, दैट इज कॉल्ड एज रिट्स, दैट इज इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की रिट्स होती है, ठीक है ना सर। एक होता है देन एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। अब एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है सर, दैट एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इज द पावर ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है ना, जो बड़ी कोर्ट होती है, टू हियर अपील फ्रॉम अ लोअर कोर्ट। इसमें क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट होती है उसकी अपील सुन सकती है कौन, सुप्रीम कोर्ट की। अच्छा, ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, इसको मैं अपने पास लेके आऊंगी, ठीक है ना। कौन बोलते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट। तो उस केस में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट बड़े केस सुनती है, ठीक है ना, छोटे लोअर कोर्ट से लेकर, उसी को क्या बोलते हैं हम, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट, द फेडरल, जो उनका फेडरल कोर्ट है, वो क्या करती है, जो उनकी छोटी कोर्ट होती है वहां से केस ले लेती है, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन इज कंसीडर्ड एज द पावर ऑफ हायर कोर्ट और हाई कोर्ट that reviews the decision as well as the modified specific changes in the resulting decision of court which is made by the lower court, ठीक है ना। अगर आप मान के चलो, आपने कोई डिसीजन लिया, लोअर कोर्ट हुआ आप एक पहले, ठीक है ना, एक है हमारे पास हाई कोर्ट, ठीक है, इसने कोई डिसीजन लिया, इसने क्या लिया, कोई डिसीजन लिया, तो इस डिसीजन को चेंज भी कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है ना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, न्यू डिसीजन ले सकती है इस केस को, जो भी यहाँ पर लोअर कोर्ट में केस आया था, ठीक है ना, केस आया था कोई भी, तो उस केस को हम चेंज कर सकते हैं। कैसे डिसीजन चेंज कर सकते हैं उसका, उसके डिसीजन में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ और नई चीज डाल सकते हैं जो हाई कोर्ट होगी, हायर कोर्ट होगी, ठीक है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम, एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी भी पावर होती है कि जो डिसीजन हो चुका है उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। दूसरा, इट हैज एन एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन क्या है सर, दैट इन अ मैटर ऑफ लॉ, ठीक है, द लोअर कोर्ट और एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सीक एन असिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जैसे मान के चलो, मैं बोलता हूँ कि हमारा कोई कमीशन है, ठीक है ना, उसको क्या चाहिए, कोई रिकमेंडेशन चाहिए, कहां से, कि हम इस चीज को कैसे सोल्व करें। उस चीज को कैसे सोल्व कर सकते हैं, थ्रू एडवाइजरी और थ्रू टेकिंग द एडवाइजरी फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। क्या होता है सर, ये जो मैंने बोला अभी आपको, एडवाइजरी, एडवाइजरी मतलब एडवाइस लेना, ठीक है, किससे, ज्यूरिसडिक्शन, दैट इज हम किसकी ज्यूरिसडिक्शन पढ़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, तो वही बताएंगे हम।
तो एडवाइजरी में क्या होता है सर कि जब एक कोई भी मैटर होता है, इफ इन एनी मैटर, कोई भी एक मैटर होता है, इफ इन एन एनी मैटर, कोई भी एक मैटर होता है, ठीक है, ऑफ लो, और वो लो से रिलेटेड होता है, लो का मैटर होता है, ठीक है ना, ठीक है, द लोअर कोर्ट, जो हमारी लोअर कोर्ट होती है, लोअर कोर्ट जो हमारी जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी, तो वो अपना हाई कोर्ट से कोई भी क्या कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है, एडवाइस ले सकती है कि इस केस में क्या करना, और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कोई भी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कोई भी होगी, वो भी अगर किसी केस में अटक जाती है, किसी डिसीजन में अटक जाती है, वो भी किससे एडवाइस ले सकती है, दे कैन टेक द एडवाइस फ्रॉम हायर कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, इट इज नोन एज द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है सर। बताओ यहां तक ये सारी एडवाइजरी क्लियर हुई। एपिलिएट, देन एपिलिएट के बाद क्या क्या बोला था मैंने आपको, रिट ज्यूरिसडिक्शन, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन एंड एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, चारों ज्यूरिसडिक्शन होगी। बोलिए सर, यहां तक क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे। एपिलिएट वन मोर टाइम, ठीक है सर, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में दोबारा सुन लो, एपिलिएट में क्या होता है। देखो सर, मान के चलो आपके पास यहाँ पर एक कोर्ट है, यहाँ पर एक कोर्ट है, ठीक है ना, दिस इज योर हाई कोर्ट एंड दिस इज योर सुप्रीम कोर्ट, एपिलिएट की बात कर रहा हूँ, एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन। इसमें क्या होता है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में सर कि that is exist with the court of appeal or reviewing the court, generally appellate court does not have original jurisdiction, ठीक है ना। अब देखो मैं जो बोलना चाह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना कि appellate jurisdiction होता क्या है, ठीक है ना सर। the appellate jurisdiction of the court has the power to evaluate कि इसने कोई डिसीजन लिया है, किसने डिसीजन लिया है, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन लिया है, उसको रिव्यू करना है, ठीक है ना, इसका जो डिसीजन है उसको क्या करना है हमको, रिव्यू, दैट रिव्यू इज डन बाय हायर कोर्ट, ठीक है ना, ये तो इससे बड़ी कोर्ट है ना, हायर कोर्ट उसका क्या कर सकती है, रिव्यू कर सकती है उसके डिसीजन को, ठीक है, और जब हम इवेल्युएट कर लेंगे डिसीजन को तो हम कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, उसके डिसीजन को बता भी सकते हैं कि दैट यू शुड चेंज दिस डिसीजन, चेंज दिस डिसीजन, दैट इज कॉल्ड एज एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। पहली चीज, एक तो चीज ये होती है एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में, द एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट ओनली हियर्स केसेस दैट हैव बीन ब्रॉट टू देम ऑन द अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट को कोई केस सुनना होगा एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन में, वो तभी सुन सकेगी जब सुप्रीम कोर्ट उसको अपील करेगा कि इस केस में हमें हेल्प करो, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है, बस ये दो कंडीशन याद रखना, याद रहेगा। एक तो अपील करता है कौन, लोअर कोर्ट उसको हाई कोर्ट को कि हमारा डिसीजन और ये ऐसे ऐसे है, इसको रिव्यू करो। दूसरा तभी सुनेगा जब लोअर कोर्ट उसको क्या करेगा, अपील करेगा बड़ी कोर्ट, दैट इज कॉल्ड एज एपिलिएट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है सर। बोलिए यहां तक समझ आया, देन वी विल प्रोसीड फर्दर, ओके सर, आगे चले। नाउ व्हाट वी विल डू, दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है जो आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। जैसे जो हमारी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी, ठीक है ना, पार्लियामेंट का स्टेट, जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कब आया, 1956 में, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला था कि हम, जरूरी नहीं है एक स्टेट हो, जैसे मान के चलो ये एक स्टेट है हरियाणा, ठीक है ना, हरियाणा, ये एक स्टेट है दैट इज पंजाब, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट बनाएं, ठीक है ना। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने क्या कहा है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने, कि हम एक और दो स्टेट के लिए एक सिंगल हाई कोर्ट भी बना सकते हैं, ठीक है ना, एक सिंगल हाई कोर्ट बना सकते हैं, किसके लिए,
अलग अलग दो स्टेट्स के लिए, ठीक है ना। द पार्लियामेंट कैन स्टेबल, और ये कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है ना, जो हमारा यूनियन होगा, यूनियन का पार्लियामेंट होगा, वो इस कोड को कौन बनाएगा, पार्लियामेंट, ठीक है ना। कि दो हमारे जो स्टेट होंगे, वन और मोर, ठीक है ना, टू और मोर भी हो जाता है, इवन यूनियन टेरिटरी भी हो जाता है इसमें, कि इसको हम यूटी भी और देसी में, तो उन सब के लिए क्या होगा, एक सिंगल कोड हो सकती है, अ सिंगल कोड, ठीक है ना। एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाई कोर्ट, ठीक है ना, इन इंडिया देयर आर 25 हाई कोर्ट, तो इनके लिए भी तो क्या होगा, एक सिंगल हाई कोर्ट, अ सिंगल हाई कोर्ट, ठीक है ना। जैसे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, सबके लिए कौन सी हाई कोर्ट है, दैट इज चंडीगढ़ हाई कोर्ट, ठीक है ना, याद रहेगा याद। अब आगे चलिए, ठीक है ना, देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन आवर कंट्री, इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं, ठीक है सर। द अपॉइंटमेंट ऑफ द जज ऑफ सुप्रीम इन दिस हाई कोर्ट, जो इसका हाई कोर्ट का जज होगा, ठीक है ना, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, दे आर आल्सो सिलेक्टेड और इलेक्टेड बाय, ये इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, दे आर आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ये भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही चुने जाते हैं, ठीक है ना, इनको भी कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट, ओके सर, याद रहेगा। द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज आल्सो अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो इसका चीफ जस्टिस होगा, इसका चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये भी किसके द्वारा अपॉइंटमेंट होगी इसकी भी, दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, कि किसके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, और गवर्नर कौन, कि जोनसी हमको हाई कोर्ट का जज चुनना है, चीफ जस्टिस चुनना है, उस कंसर्न स्टेट का कोई भी गवर्नर होगा, उससे डिस्कस करेगा, उसके कंसल्टेशन करेगा कौन, प्रेसिडेंट, फॉर इलेक्टिंग द चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, ठीक है ना, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द अदर जज एंड द चीफ जस्टिस ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट इज आल्सो कंसर्निंग, अगर हमको अलग अलग जज चुनते हैं, इनके जो अलग जज बोला मैंने आपको, तो जब ये प्रेसिडेंट हमारा कौन चुनेगा, प्रेसिडेंट चुनेगा, तो ये किसके साथ कंसल्टेशन करेगा, इस आदमी के साथ, कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को इसको कंसल्टेशन में रखना है, ठीक है सर। इन अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर स्टेट इफ द गवर्नर ऑफ ऑल द स्टेट आर कंसल्टेटेड बाय द प्रेसिडेंट, अब देखो, जैसे मान के चलो यहाँ हरियाणा और पंजाब का अलग अलग कोई गवर्नर है, तब भी इस केस में भी प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, उन दोनों के गवर्नर के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा। अब दूसरी बात फिर वही आई, दैट व्हाट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ द जज ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है ना, जो जज होगा हाई कोर्ट का, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, फिर बात वही आती है, ठीक है सर। तो फिर हम वही देखते हैं, दैट ही शुड बी, जो हाई कोर्ट का जज होगा, कौन सा, हाई कोर्ट का जो जज होगा, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पहली चीज वो एक इंडियन होना चाहिए, उसका नागरिकता कैसा होनी चाहिए, इंडिया का, he should be the citizen of India, पहली चीज। दूसरा, he should have held a judicial office in the territory of India for 10 years, उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस जो होता है, हमारा जुडिशियल जो ऑफिस होते हैं, उसने वो 10 साल तक संभाला हो, 10 इयर्स तक उसका एक्सपीरियंस हो, तभी वो सुप्रीम हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है ना। he should be एडवोकेट, ठीक है ना, अगर वो एडवोकेट है कहां पर, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में अगर वो एडवोकेट है, ठीक है ना, एडवोकेट है कहां, हाई कोर्ट में 10 साल तक, 10 इयर्स तक, ठीक है ना, तब भी वो क्या बन सकता है, हमारा हाई कोर्ट का जज बन सकता है। तो ये तीन चीजें उसमें होनी चाहिए, या पहली चीज इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दूसरा उसने कोई भी जुडिशियल ऑफिस उसने हेल्ड किया हो 10 साल तक, ठीक है, तीसरा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हो, हाई कोर्ट का एडवोकेट हो 10 साल तक, तब वो क्या बन सकता है, हमारा हाई कोर्ट का जज बन सकता है, ठीक है ना। ओथ एंड अफर्मेशन कौन दिलाएगा हाई कोर्ट के जज को, दैट इज डन बाय गवर्नर ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट और गवर्नर ऑफ कंसर्न स्टेट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जज को किसने हाई कोर्ट दिलाई थी, ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट ने, ठीक है ना, यहाँ कौन दिलाएगा, गवर्नर ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट। टेन्योर ऑफ जज, ठीक है ना, अब इसका टेन्योर कितना होता है, उसका टेन्योर कितना था सुप्रीम कोर्ट के जज का, एट द एज ऑफ 65 ईयर टिल अंटिल ही विल अटेन द 65 ईयर्स, यहाँ पर इससे कम है, हाई कोर्ट के जज की एज होती है मैक्सिमम 62 ईयर्स, ठीक है ना, until he will attain the age of 62 years, ठीक है ना। अगर इसको रेजिग्नेशन लेटर लिखना होगा हाई कोर्ट के जज को, तब किसको लिखेगा, प्रेसिडेंट को, ये याद रखना, ये कैची बात है इसमें, ठीक है ना। फिर ये गवर्नर को नहीं लिखेगा, अपॉइंटमेंट तो किसने किया है, गवर्नर ने किया, ठीक है ना, बट किसको देगा, वो तो इन्फॉर्मेशन किसने दिलाई थी अभी, गवर्नर ने, भाई बना कौन रहा है, ठीक है, गवर्नर, ठीक है, बट रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन, ठीक है ना, रेजिग्नेशन लेटर,
किसको देना पड़ेगा, इसको सबमिट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। ठीक है सर, यहाँ तक बताओ। ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हमको किसी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना होगा तो कैसे हटाएगा। पहली तो चीज वो प्रेसिडेंट को हटाना पड़ेगा, दूसरी चीज उस प्रेसिडेंट को क्या करना पड़ेगा, कंसल्टेशन करना पड़ेगा इसके साथ, पार्लियामेंट के साथ। ठीक है ना, पार्लियामेंट के लोगों के साथ कंसल्टेशन करना पड़ेगा और वहां पर भी 2/3 आदमी प्रेजेंट होने चाहिए और वोट करनी चाहिए कि हाँ हम इस आदमी को हटाना चाहते हैं जज की पोस्ट से। ठीक है ना। He vacates his office when he is appointed as a judge of Supreme Court or when he is transferred to another high court। ठीक है, इसका जो ऑफिस होता है हाई कोर्ट के जज का, वैकेट कब होता है। ठीक है ना, वैकेट मतलब खाली कब हो जाता है। ये दो तरीके से होता है। अगर ये हाई कोर्ट का जो जज है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए, पहली चीज, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर इसका एक हाई कोर्ट में से दूसरी हाई कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है ना, मान के चलो हरियाणा का था फिर पंजाब का। ठीक है ना, तो उस केस में भी इसका क्या होता है, दोनों केस में इसकी जो सीट होती है वो वेकेट हो जाती है, खाली हो जाती है। याद रहेगा यहां तक। बोलिए सर। सर कुछ नहीं दिख रही, अभी भी नहीं दिख रहा है, मुझे लगा दिख रहा है। दिख रहा है सर। ओके नाउ सर, तो वही एक बार दोबारा सुन लो कि जो हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था ये हाई कोर्ट के बारे में बात करता है। ठीक है ना, कि इंडिया के जो हाई कोर्ट होंगे वो क्या होंगे, किसी एक स्टेट में एक हो सकता है, किसी 2-3 स्टेट का एक हाई कोर्ट हो सकता है। पहली चीज वो पूछेगा आपको कि जैसे 2-3 स्टेट की एक हाई कोर्ट होगी, वो कहाँ लिखना है, वो कहाँ लिखा है, दैट इज कम थ्रू द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956। ठीक है ना, तब आया था। फिर मैंने बात करी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस की। जो हाई कोर्ट के जज होंगे उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, एक तो इंडियन होना चाहिए, दूसरा उसने कोई जुडिशियल ऑफिस, जो मतलब जुडिशरी के रिलेटेड कोई भी ऑफिस होगा उसको 10 साल तक उसने संभाला होना चाहिए। हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए 10 साल तक का, तब वो हाई कोर्ट का जज बन सकता है। ठीक है ना। फिर मैंने बोला कि ही विल होल्ड द ऑफिस, अब ऑफिस में तब तक रह पाएगा जब तक उसकी उम्र 62 साल नहीं हो पाएगी। 62 साल से ऊपर होते ही ऑफिस छोड़ देगा। ठीक है ना। इसको इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको ओथ ऑफ अफर्मेशन कौन दिलाता है, गवर्नर। ठीक है ना, इसको रेजिग्नेशन किसको देना होगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट को। ठीक है ना, इसको हटाएगा कैसे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को, सेम एज सुप्रीम कोर्ट। कैसे कि प्रेसिडेंट को हटाने के लिए उसको कंसल्टेशन किसको करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट में 2/3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, वोटिंग करनी चाहिए कि हाँ इस जज को हमको हटाना है। दैट हाउ यू कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम और हाई कोर्ट। ठीक है सर। फिर मैंने क्या बोला आपको कि जब ये अपना ऑफिस को वैकेट करेगा, इसका हाई कोर्ट के जज होंगे वो अपना ऑफिस को खाली कैसे करते हैं, दो तरीके से करते हैं। या तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए या उसका ट्रांसफर हो जाए दूसरे स्टेट में। ठीक है ना, किसी दूसरी स्टेट के हाई कोर्ट में उसका ट्रांसफर हो जाए। दैट्स हाउ वी कैन से कि दैट हर ऑफिस और हिज ऑफिस विल बी वैकेटेड। ओके, थैंक यू। आज बस यहीं तक करते हैं, बाकी कल करेंगे। समझ आया।